उत्तर प्रदेश से लेकर भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिण तक की कर लेते हैं। चूंकि पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक लगातार आसमानी आफत बरस रही है और इसने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। यहां के राजौरी में लगातार हो रही बारिश से भारी तबाही हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से राजौरी में फ्लैश फ्लड आ गया, जिससे नदी नाले इस वक्त तूफान पर हैं। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका था। राजौरी के निचले इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं तो पार्किंग में कारें खड़ी हैं, वहां पर भी पानी भर चुका है और तेज धार में ये पार्किंग में खड़ी कारें बहने लगी। दर्जनों कार सैलाब के साथ आए मलबे की चपेट में आकर खराब भी हो गई। फ्लैश फ्लड से सबसे ज्यादा तबाही राजौरी के बस स्टैंड के पास हुई है, जहां बड़ी संख्या में कार और दूसरी गाड़ियां मलबे में फंस गई। लोगों के घरों दुकानों में बाढ़ का पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप पानी की रफ्तार को देखिए, इसकी वजह से अब देखिए लोग कैंप्स में जीने को मजबूर हैं। अपना घर बार छोड़ करके लोग इस तरीके के कैंप्स में रह रहे हैं और कुछ इस तरह से ज़िंदगी गुजारी जा रही है। पानी पूरी रफ्तार के साथ सड़कों पर बह रहा है और जो कुछ इसके बीच में आ रहा है उसे अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा। राजौरी का बस स्टैंड बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों के घरों में दुकानों में पानी घुस गया है, जिसके बाद जनजीवन अस्त व्यस्त था। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। राजौरी पर भारी बारिश का कहर इस कदर बरपा, कारें नदी में तैरने लगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार जो है वो पानी में बहती हुई चली जा रही है और उसके हेडलैम्प्स भी इत्तेफाक से जल रहे हैं। कार पानी के ऊपर तैरती चली जा रही है। राजौरी के कई निचले इलाकों में जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिन इलाकों में पानी भर चुका है और लोगों के घरों में, मकानों में, दुकानों में पानी भर गया है, वहाँ ज़िंदगी कैसी हो। और इन तस्वीरों को देखकर ये भी अंदाज़ा लग रहा है कि कई फीट पानी भर गया है और वो पानी अब सड़कों में नदी की तरह बहने लगा है। यही कारण है कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियाँ अब नाव की तरह इस पानी में बहती हुई दिख रही हैं और बहते बहते बहुत आगे निकल गई हैं। और यही कारण है कि लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि ये पानी सिर्फ उनकी गाड़ियों को ही नहीं बहा रहा है बल्कि लोगों के घरों में घुस चुका है। राजौरी के बस स्टैंड की बात करें तो वो पानी से भरा हुआ है। बारिश हुई, बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए और उसका पानी सीधे राजौरी के रिहायशी इलाकों में, निचले इलाकों में चला गया। अब ये तस्वीर आप राजौरी जम्मू कश्मीर के ही बस स्टैंड की देख रहे हैं। बस स्टैंड के पास की तबाही का मंजर आप इन तस्वीरों में देखिए। एक के ऊपर एक कई गाड़ियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ पूरा इलाका पानी के सैलाब में किस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है वो आपको नज़र आ रहा होगा। नदियों का वेग इस वक्त बहुत तेज़ है और जो नॉर्मल नदियों का प्रवाह होता है उससे कई ज़्यादा तेज़ गति से पानी इस वक्त नीचे की तरफ बह रहा है। सैलाब में फंसी कारें बेकार हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। एक के ऊपर एक कई गाड़ियां इस वक्त आपको नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा जो आसपास का इलाका है वो भी पूरा पानी में डूबा हुआ है और पानी अब और नीचे की तरफ जा रहा है, दूर तक जहां आमतौर से बस स्टैंड के इर्द गिर्द का जो हिस्सा होता है वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क रहती हैं और यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारी गाड़ियाँ कबाड़ में तब्दील हो गई। तले ऊपर गाड़ियाँ एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं और इस बारिश के साथ आए सैलाब ने गाड़ियों को कबाड़ में तब्दील कर दिया है। दर्जनों गाड़ियाँ आप देखिए यहाँ फंसी हुई हैं। इसमें छोटी कारें हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं और आसपास का पूरा जो बस स्टैंड है वो तबाह हो चुका है। अब देखिए एक जानवर अभी हमने आपको दिखाया, आप अंदाज़ा लगाइए कि इंसानों ने तो भाग करके अपनी जान बचा ली होगी। जो मवेशी होंगे, जो लोगों ने जानवर पाल रखे होंगे, चाहे वो दूध देने वाले जानवर हो, भैंस हो, गाय हो या फिर भेड़ बकरी हो या फिर घर में पाले जाने वाले पालतू जानवर, उन पर क्या गुजरी होगी और उनकी ज़िंदगी कितनी बचाई जा पाई होगी, ये आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ लोग खुद अपनी जान के जिनके लाले पड़े हैं वो अपने जानवरों की हिफाजत आखिरकार कैसे करेंगे। लेकिन हालात बहुत मुश्किल हैं। राजौरी का ये इलाका पूरी तरह से जो है पानी से जूझ रहा है। दर्जनों गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई। अब ये एक ब्रिज आप देख रहे हैं छोटा सा और उसके नीचे से पानी जो गुजर रहा है उसका आप फ्लो देखिए, उसका फोर्स देखिए। फोर्स इतना ज़्यादा है कि ये पिलर कितने वक्त तक इसको बर्दाश्त कर पाएगा, इस ब्रिज का पिलर, ये कहना मुश्किल है। हालांकि हर साल जब बारिश आती होगी मुझे उम्मीद है कि सरकारी एजेंसीज जो है इस तरह के ब्रिजेस की सेहत का अंदाज़ा ज़रूर लगाती होंगी कि इस ब्रिज की सेहत कैसी है। ये पानी के फोर्स को झेल पाएगा, नहीं झेल पाएगा, मरम्मत की ज़रूरत है, नहीं है। इन तमाम सवालों के जवाब
एजेंसीज देंगी बहरहाल, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि राजौरी में इस वक्त भयानक संकट है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने राजौरी की इस वक्त आप देख रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि यहाँ पर भारी बारिश हुई, उसके बाद फ्लैश फ्लड आया और उस फ्लैश फ्लड से पूरा जो राजौरी का रिहायशी इलाका है वो प्रभावित है। एक बड़ा हिस्सा इलाके का इस वक्त जलमग्न है। पानी का रफ्तार, पानी का वेग देख आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मटमैला पानी तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ रहा है और पानी के रास्ते में जो कुछ आ रहा है वो उसे अपने साथ बहा ले जाने को आमादा है। वाटर लेवल भी बढ़ चुका है। जिस ब्रिज की आप तस्वीरें देख रहे थे उसमें काफ़ी ऊपर तक पानी पहुंच गया था। हालांकि ब्रिज थोड़ा और ऊपर था लेकिन पिलर के काफ़ी ऊपर तक पानी था। अब ये एक तस्वीर आप देखिए। अमूमन जो इस तरह की नदियां बहती हैं उनमें पानी का लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड की वजह से पानी का लेवल बहुत बढ़ गया यहाँ पर। अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने, एक राजौरी का रिहायशी इलाका जो इस वक्त पूरा पानी में तहस नहस नजर आ रहा है। बस स्टैंड की तस्वीरें आपने देखी, गाड़ियों का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है, एक के ऊपर एक गाड़ियां हैं और जो नदी उसके बगल से गुजरती है उसमें भी पानी का प्रवाह बहुत तेज है। बेला बस स्टैंड राजौरी, ये बस स्टैंड का नाम है और बस स्टैंड का ये जो पिलर है आप देखिए उससे कितने करीब ये नदी बह रही है और सड़क का एक अच्छा खासा हिस्सा भी इस नदी के पानी के कटान में जा चुका है। बहरहाल बारिश के दौरान बाजारों में पानी भर जाने से लोग अब बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। कई जगहों पर नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। घरों के बाहर पार्किंग में जो कारें खड़ी हैं वो आधी से ज्यादा पानी में डूबी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पानी के निकासी का बेहतर इंतजाम किए जाने की मांग की। भारी बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात में लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है, तो ज़रूरत के सामान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं क्योंकि वो इस पानी में भीग गए हैं। घरों में लगी बाइक भी मलबे में फंसी हुई है और लोग उसे निकालने की कोशिश करते हुए इन तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे। ये जब पानी का बहाव बहुत तेज आया तो वो अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर आया और जो जानवर हैं, हाँ, एक कुत्ते को निकाल के ले जा रहे हैं। बहुत भले आदमी बेचारे, वो देखिए कुत्ते को निकाल के ले जा रहे हैं, उसकी ज़िंदगी बचाने की भी कोशिश हो रही है। ऐसे वक्त में संकट इस बात का भी होता है कि इन मवेशियों को, इन जानवरों को, इन पालतू जानवरों को जो खाने की ज़रूरत है उसका एक भयानक संकट होता है जब इस तरह का सैलाब किसी के इलाके में आता है। पूरा ये इलाका तबाह दिखाई दे रहा है राजौरी का। और राजौरी शहर और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार शाम को करीब 6 बजे तेज़ बारिश शुरू हुई। महज 2 घंटे की बारिश में ही पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर नदियों सा मंजर हो गया। लगातार तेज बारिश की वजह से शहर के कई जो निचले इलाके थे वहां पानी भर गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। दुकानों और मकानों के अंदर पानी घुस गया। अब दुकानों और मकानों के अंदर पानी घुसने की जब बात हम कहते हैं तो ये इतनी आसान सी बात नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि घरों और दुकानों में ग्राउंड फ्लोर पर जो कुछ है वो सब कुछ बर्बाद हो गया है। उसके बर्बाद होने का मतलब ये है कि उस घर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी अभी कुछ दिन कैसे गुजरेगी, कैसे कटेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। वो टोटली वो आस पड़ोस के लोगों पर जो उनकी मदद कर सकते हैं उन पर डिपेंडेंट है, या फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मदद पहुंच रही है तो वो उस पर निर्भर है। मंजूर मीर हमारे सहयोगी राजौरी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मंजूर, राजौरी की तस्वीरें लगातार हम हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप तो वहां पर मौजूद हैं। किस तरह का मंजर है? क्या बारिश रुक गई है? रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? बिल्कुल जोशना, मौसम विभाग की तरफ से रात को ही ये अलर्ट जारी किया गया था कि 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कश्मीर में जो है मौसम के मिजाज बिगड़े रहेंगे और इस सिलसिले में अमरनाथ यात्रा को भी जो है आज रद्द कर दिया गया था दोनों रूटों से। लेकिन सबसे ज्यादा जो तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर नदी और नालों का पानी जो है वो उफान पर है। कहीं दर्जनों गाड़ियां जो है वो पानी के नीचे बहती हुई नजर आ रही है। कहीं पुलों के ऊपर से पानी गुजर रहा है जिससे कहीं रिहायशी इलाकों के अंदर में करीबन 1 मंजिला तक पानी जो है वो देखने को मिल रहा है। निसंदेह ही बारिश अभी भी रुक रुक कर हो रही है पूरे कश्मीर में। और जो हाईवेज है, नेशनल हाईवे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, वहां पर भी जगह जगह पर मलस्लाइड्स हुए हैं जिसके कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने यह एडवाइजरी पहले ही जारी की थी। खासकर जो नदी और नालों के आसपास लोग रहते हैं उन्हें पहले से ही कहा गया था कि वो सेफर प्लेसेस की तरफ चला जाए। बेहद बारिश होगी और उसका असर जो है बीती रात से ही देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में भी बारिश आज सुबह शुरू हुई है, तेज बारिशें हो रही है।
और कहीं जगह पर जो है बादल फटने की भी खबरें आ रही है। हालांकि अभी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन माली नुकसान राजौरी में जो है बेहद ज्यादा हुआ है। जी अच्छा। तो मंजूर ने पूरा हाल बता दिया। ये 6 कैमरों के जरिए हम वहाँ की पूरी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। 2 बड़ी नदियाँ झेलम और चिनाब जम्मू कश्मीर में बहती हैं। इसके अलावा बहुत सारे बरसाती नदियाँ हैं जो बारिश के मौसम में शुरू होती हैं और बारिश के बाद उनका वजूद भी ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे बारिश के नाले होते हैं, बरसाती नाले होते हैं। ये सब बहुत खौफनाक रूप इस वक्त ले चुके हैं इस बारिश के मौसम में। जरा सुनिए कि वहां के जो लोग जो इस हालात में जिंदगी जी रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। जी सब नुकसान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बस ये कपड़े बचे हैं तन पे, सब कुछ बह गया हमारा, कुछ भी नहीं बचा हमारे, सब कुछ जो कुछ भी था सब कुछ बह गया। कितने बजे पानी आया? पानी कोई 3-4 बजे के लगभग। हाँ, तो बंदों भी नुकसान है, बंदे इंसान। एक लेडीज हमारी लापता है, वो मिल नहीं रही अभी तक, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार से अरदास की है, हम डीसी के पास भी गए, हमने बोला हमारे को जगह दे दो किसी एक जगह पे। इन्होंने बहुत बार सुना, हमारे को एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते, हमारे को इधर पे जगह नहीं दी इन्होंने। ठीक है, हमको इधर के बाहर के थोड़ी जो पाकिस्तान की थोड़ी, हम इधर के रहने वाले, हमारा आधार कार्ड भी इधर का बना हुआ, सब कुछ इधर का ही था। ये देखो अभी देख कितनी तबाही हुई है, हमारी लेडी भी सीधी डूब गई है, हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। लोगों की परेशानी भी जायज़ है, आपने खुद उनकी जुबानी सुनी। अब देखिए मानसून की आफत सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से नाले में अचानक सैलाब आ गया। आईटीबीपी कैंप के पास बादल फटने की इस घटना के बाद बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से बहकर नीचे की ओर आने लगे। भारी मात्रा में आए मलबे के कारण सांगला छितकुल रोड पूरी तरह से डैमेज हो गई। तो इधर आज से 23 जुलाई तक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने देश के पहाड़ी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में बारिश का रेड अलर्ट है, जिसके बाद अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी की यात्रा को रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बारिश ने पिछले 93 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारी बारिश की वजह से शहर में जगह जगह पानी भर गया है, लोगों का चलना फिरना मुहाल है। रास्ता जहाँ से छिटकुल जाते हैं, पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। मानसून की मार से धड़कते पहाड़ और बादल फटने के बाद मचे हाहाकार का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर का है। जहां मस्तरंग क्षेत्र में बादल फटने से गार्गी नाले में अचानक सैलाब आ गया। आईटीबीपी कैंप के पास बादल फटने की इस घटना के बाद सैलाब उमड़ पड़ा। बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से बहकर नीचे की ओर आने लगे। भारी मात्रा में आए मलबे के सामने जो कुछ भी आया वो सैलाब की भीड़ चढ़ गया। गनीमत रही कि अभी तक इस हादसे में जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन फ्लैश फ्लड के साथ आए मलबे में दबकर सांगला छितकुल रोड पूरी तरह डैमेज हो गया, जिससे छितकुल की ओर जाने वाले सैलानी फंस गए। सड़क में पूरा दलदल आ चुका है। यहाँ देखिए, प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पर्यटकों से मस्तरंग के पास सावधानी बरतने की अपील की। कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। और किन्नौर जिले में जो है हाल के बारिशों में एक छोटा ब्रिज था संगला घाटी में, वो जो है ढह गया। उसके लिए तुरंत काम चला हुआ है। साथ में एक नेशनल हाईवे 5 पर भी बेली ब्रिज था, वो जो है ओवरलोडेड गाड़ी जाने से उसका नुकसान हुआ है। ब्रिज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। उधर भी जो है उसको रिपेयर दोबारा से रीलॉन्च करने के लिए मटेरियल वहाँ ब्रिज का पहुँच गया है, काम शुरू कर दिया गया। किन्नौर का ये हाहाकारी वीडियो बता रहा है कि मानसून की मार झेल रहे पहाड़ पर सैलाब किस कदर उमड़ रहे हैं। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तक पहाड़ पर भारी बारिश का अलर्ट है। राजौरी और उधमपुर में भी कल शाम से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। तो मानसून के बीच उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा पर ब्रेक लगा दिया गया है। वहीं वैष्णो देवी यात्रा को भी खराब मौसम की वजह से रोकना पड़ा है। उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके तक बारिश का दौर जारी है। हरिद्वार में भी शनिवार शाम भारी बारिश हुई, जिससे शहर के निचले इलाके में जलभराव हो गया।
पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश के अलर्ट के बीच आज जम्मू कश्मीर की दोनों बड़ी धार्मिक यात्राएं रोक दी गई। जम्मू कश्मीर में आईएमडी ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, तो मौसम विभाग ने 19 से 23 जुलाई के बीच पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से लेकर भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जिसके बाद अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई है। हैदराबाद से आए, अमरनाथ यात्रा देख लेके इधर आए माता रानी दर्शन के लिए। रात में आए थे हम, तो होटल में स्टे करे, भी सुबह देखते तक ऐसा मौसम है, दर्शन बंद हो गए। बोलते हम थोड़ा ये हो गए, बोल तो माता रानी हमारे ऊपर थोड़ा नाराज है। साइन बोर्ड ने फैसला लिया है कि अभी यात्रा जब तक चालू नहीं की जाएगी तब तक मौसम ठीक नहीं होगा। ठीक है, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि मौसम ठीक हो और हमें दर्शन हो माता जी के। उनका फैसला सही है, क्योंकि पिछली बार कुछ मौतें हुई थी इस वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से। अब जब भी चालू होगा, मौसम ठीक होगा, उसके बाद में हमारी यात्रा शुरू होगी और हम बिल्कुल यात्रा करके ही जाएंगे यहाँ से। मैंने कल 12 बजे यात्रा की थी और यात्रा काफ़ी अच्छी थी, कोई भी उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आई। लेकिन जब भवन के पास पहुंचे तो अनाउंसमेंट होने लगा है कि पानी का मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो दर्शन हो गए हैं। उसके बाद भैरव बाबा की चढ़ाई करने के लिए हम लोग तैयार हुए, तो मौसम इतना ख़राब हो गया कि रास्ता बंद कर दिया गया, तो सबको वापस किया गया है। तब सभी लोग रास्ते में वापस जाने लगे तो मौसम बिगड़ता गया और लगातार 6 घंटे से बारिश होती रही। लाइट चली गई, लाइट जाने के बाद में सभी लोगों को गाड़ी पे रोका गया है, क्योंकि लाइट की वजह से और पानी की वजह से नीचे जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अगर मौसम अच्छा रहा तो यात्रा खुलने की संभावना 2-3 दिन में हो जाएगी। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो यात्रा से जुड़े अपडेट के लिए केवल आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करें। मौसम में सुधार और फिर हालात की समीक्षा के बाद यात्रा को फिर से शुरू करने की जानकारी दी जाएगी। इधर अमरनाथ यात्रा को भी पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से आज रोका गया है। पहाड़ों पर अलर्ट है, तो मुंबई में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि गर्मी से परेशान दिल्ली वाले एक बार फिर से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मैदानी इलाकों में भी बारिश से लोग परेशान हैं। यूपी के प्रयागराज में लगातार भारी बारिश की वजह से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने एहतियातन नदी के किनारे और आसपास रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। तो उधर श्रीनगर में भी सुबह सुबह तेज बारिश ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया। लाल चौक समेत तमाम इलाकों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और ये तस्वीरें आप श्रीनगर से देख रहे हैं। ये लाल चौक का वही इलाका जहां रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश से हालांकि लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत तो ज़रूर मिली होगी, लेकिन बारिश की वजह से ज़िंदगी की जो रफ्तार है वो कई इलाकों में धीमी हो गई है। हालांकि राजौरी की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन श्रीनगर की इन तस्वीरों में गाड़ियां सड़कों पर चलती हुई दिख रही हैं। 20 जुलाई से सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इसको लेकर के सरकार और विपक्ष अपनी अपनी तैयारी में लगा। सत्र शांति से चले और गुजरे, इसके लिए सरकार ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में सरकार की तरफ से जो सरकार का एजेंडा है वो विपक्ष के सामने रखा जाएगा। वहीं विपक्ष भी बैठक में पूरी लिस्ट के साथ पहुंचने वाला है। सूत्र बता रहे हैं कि आज होने वाली बैठक में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से जबरन हटाए जाने का मुद्दा भी छाया रह सकता है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र शांति के साथ चले, इसके लिए सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी के मेन कमेटी रूम में होगी। बैठक में सरकार अपने विधायी एजेंडे की रूपरेखा पेश करेगी, जबकि विपक्षी दल उन मुद्दों को सामने रख सकते हैं जिन्हें वे सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। लेकिन मुद्दों पर आम सहमति बनेगी, इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। देखिए, डीलिमिटेशन तो एक नौटंकी है ना। दरअसल तो ये भाजपा जिताओ अभियान है। हम तुम्हारे भाजपा जिताओ अभियान में थोड़ी शामिल हो जाएंगे। ये डीलिमिटेशन जो है ये भाजपा जिताओ अभियान है। तो उस बिल पे जिसको जिसको मोहर लगाना चाहता है, जो लगाना चाहता है वो लगाए। जिसको जिंदगी भर भाजपा की गुलामी करना है करे वो। संसद में सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष को आशंका है कि सरकार पिछले सत्र में पास नहीं हो पाए विधेयकों को इस सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। जबकि सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि वो हर मुद्दे और हर बिल पर चर्चा के लिए तैयार है।
बावजूद इसके विपक्ष चर्चा की बजाय हंगामा करना चाहता है। तमाम चीजों पे चर्चा होनी चाहिए और मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा। आग्रह करते करते हम लोग थक जाते हैं। करना वही है जो वो लोग सोच कर आएंगे और उनकी सोच सिर्फ हंगामे को लेकर रही है। आप चर्चा कीजिए ना, आप गिरा दीजिए सारे बिलों को। इनमें से कई बिल तो ऐसे हैं जहां पे हम लोग को 2/3 बहुमत की हम लोग को जरूरत होगी। आपको लगता है आपके पास बहुमत है, आप गिरा दीजिए ना, पर चर्चा तो होने दीजिए। आपका पक्ष देश के सामने जाएगा, हमारा पक्ष देश के सामने जाएगा। पर आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए, ये लोग सिर्फ हंगामा करेंगे, ये लोग सिर्फ हाउस को एडजर्न कराएंगे, सदन को ये लोग चलने नहीं देंगे, सदन का घेराव करेंगे। सदन जैसी जगह जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, उसकी गरिमा को ये लोग सिर्फ तार तार करने का काम करेंगे। वही विपक्ष पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। मानसून सत्र में विपक्ष आधा दर्जन मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। इनमें पेपर लीक, चढ़ावा चोरी, E20 फ्यूल, हॉर्स ट्रेडिंग, महंगाई और परिसीमन जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल शिफ्ट करने का मुद्दा आज सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में छाए रहने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियां 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल होने का ऐलान कर चुकी। हमारे देश के लोगों ने, युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है, सड़क पर आंदोलन करके। अब संसद तक इस आंदोलन को ले जाने का काम हम सभी कर रहे हैं। बिल्कुल शामिल होंगे। हमारी पार्टी शुरुआत से इस प्रोटेस्ट के साथ है। लगातार हमारे सांसद रोजाना यहाँ पर आ रहे हैं और 20 तारीख को हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कम से कम समाजवादी पार्टी के सभी लोग मौजूद रहेंगे। हमें उम्मीद है विपक्ष के भी सभी लोग आएंगे, लेकिन मैं अपनी पार्टी की तरफ से कह सकती हूँ हम सब जरूर पहुंचेंगे। वहीं मानसून सत्र से पहले ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिवसेना शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का असर ये होगा कि अब उद्धव गुट के 6 बागी सांसद शिंदे गुट के सांसदों के साथ लोकसभा में बैठेंगे। साथ ही टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई में शामिल हुए 20 सांसदों के लोकसभा में अलग बैठने को भी मंजूरी मिल गई है। ये सभी 20 सांसद अब लोकसभा में टीएमसी सांसदों से अलग बैठेंगे। जो लोग जुड़ रहे साथ में, वो एक विश्वास के साथ जुड़ रहे। एक उनको शिवसेना के ऊपर या मुझ पर, हमारी टीम पर पूरा भरोसा है। 6 लोग आए हैं उनके चुनाव क्षेत्र में जनता को न्याय देने के लिए और जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए आए हैं और निश्चित रूप से उनको पूरा साथ हम देंगे। स्पीकर इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। हमारे ये लोग जो एनसीपीआई में गए हैं ये हमारे ही कॉलीग थे, तो वो लोग 20 लोग कलेक्टिवली मिलकर एक डिसीजन लिए हैं इंडिविजुअल कल्ट के खिलाफ। कलेक्टिव का लड़ाई हो सकता है। हम लोगों का पॉलिटिक्स से एनसीपीआई का पॉलिटिक्स मिल नहीं रहा है। एनसीपीआई में जो लोग गए हैं वो लोग एक डिसीजन लिए हैं, मगर खास करके तृणमूल कांग्रेस के अंदर जिस तरीके का तानाशाही, जिस तरीके का ऑथोरिटेरियनिज्म, फैसिज्म, उसके खिलाफ राज्यसभा में आप लोग देख रहे हैं 4 लोग ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। लोकसभा में भी 20 एमपी ये निर्णय लिए हैं। तो दे स्पीकर को लिखे थे और स्पीकर तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, स्पीकर का डिसीजन तो फाइनल है। लोकसभा स्पीकर के इस फैसले से मानसून सत्र में संसद की तस्वीर बदल जाएगी। इसकी झलक आज ऑल पार्टी मीटिंग में भी दिखेगी, जहां टीएमसी के बागी नेता और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष संसदीय बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों सांसद अब नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया नाम से बने नए गुट का नेतृत्व करेंगे। मॉनसून सत्र में टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों के बैठने के लिए अलग से इंतजाम किया गया है। आज होने वाली सर्वदलीय बैठक में भी उन्हें बुलाया गया है। तो अब अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी के बागियों को खुली चुनौती देने की कोशिश की। अभिषेक बनर्जी ने कहा, अगर बागी ममता बनर्जी के पास वापस लौटते हैं तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। अगर किसी को मेरे से दिक्कत है, मैं तो चुनौती देता हूं। भाई 60 एमएलए गए हैं, कुछ लोग गए, 20 एमपी गए, मैं आपको चुनौती देता हूं। आप लौट के आओ ममता बनर्जी के पास, 24 घंटे के अंदर मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आप लौट के आओ, 24 घंटे के अंदर मैं अपना इस्तीफा दे देता हूं।
24 घंटा, चलो 24 घंटा छोड़ दो, 1 घंटा मिलेगा और कम करता हूँ। आप आओ, आप यही कह रहे हो ना अभिषेक बनर्जी छोड़ देगा, आप यही कह रहे हो अभिषेक बनर्जी छोड़ देगा, हम सब आ जाएंगे। आप आ जाओ, 3 बजे आ जाओ, मैं 4 बजे छोड़ देता हूँ। अभिषेक बनर्जी के इस चैलेंज पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि 1 घंटा नहीं कई घंटे मिलेंगे तब भी अभिषेक अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो अभिषेक बनर्जी 1 घंटा के बाद तो छोड़ दीजिए, उनको 10 घंटा समय दीजिएगा। वो ममता बनर्जी बोल रही ना कि बाघेर मोमतु लड़ते, बाघ की तरह लड़ रहा है, वो सियार की तरह भी दिखाई नहीं दे रहा, बाघ की तरह क्या लड़ेगा। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब अभिषेक बनर्जी के अवैध ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ। ये कार्रवाई साउथ 24 परगना के आमतला में हुई। शनिवार को 3 बुलडोजर की मदद से 5 मंजिला दफ्तर को गिराने का काम शुरू किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच इमारत को गिरा दिया गया। नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी के ऑफिस को अवैध बताया था। कई नोटिस के बाद अभिषेक की तरफ से कोई जवाब जब नहीं मिला तो नगर निगम ने बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। पार्टी ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन से अभिषेक बनर्जी भड़के। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने पर उनके प्रतिनिधि निगम दफ्तर जाकर कुछ दस्तावेजों की उन्होंने मांग की थी, लेकिन उन्हें वो जानकारी नहीं दी गई। उनके ऑफिस पर बुलडोजर जरूर चला दिया गया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जिस कानूनी धारा के तहत उनकी पार्टी के ऑफिस को तोड़ा गया, जब सरकार बदलेगी तब उसी कानून से बंगाल से बीजेपी के ऑफिसों को तोड़ा जाएगा। আর যারা তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙছে আমি তাদের বলবো যে অনেক অত্যাচার তো করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের উপর, কর্মীদের উপর, পার্টি অফিস ভাঙা, গুড়িয়ে দেওয়া। যে ধারায় যে আইনে আজকে পার্টি অফিসগুলো ভাঙা হয়েছে না, একই আইনে কিন্তু যখন আবার সরকার পাল্টাবে বিজেপির একটা পার্টি অফিস বাংলায় থাকবে না। আমি হুঁশিয়ারি দিচ্ছি না, যে আইনে আপনি ভেঙেছেন একই আইন প্রযোজ্য করেই ভাঙা হবে। যারা তৃণমূল কংগ্রেসকে ভাবছে যে দুর্বল করব, দল ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেসকে শেষ করে দেবো, আগুনে জ্বালিয়ে দেবো, সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গগুলো থেকে তৃণমূল কংগ্রেস আবার জন্ম নেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে। टीएमसी जहां अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन को बदले की कार्रवाई बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे नियम के मुताबिक कार्रवाई बता रही है। नया पश्चिम बंगाल में जो सरकार बना, ये सारे अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन को तोड़ रहे हैं। वो कौन लीगल है कि नहीं है, ये तो इसके लिए न्यायालय है, वहां जाकर बोलिए। सरकार जो निर्णय लिया वो सोच समझ के लिया, दस्तावेज के ऊपर निगरानी करके लिया। तो अभी गलत है तो उसके लिए कोर्ट की दरवाजा खुला हुआ है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर अब निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और कहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए। अखाड़े ने कोर्ट से अनुरोध किया कि राम मंदिर ट्रस्ट को सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित किया जाए और उसकी वित्तीय लेन देन का एक फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। इधर चढ़ावा चोरी के 2 आरोपी चिन्नू यादव और मनीष यादव की पुलिस रिमांड में लगातार पूछताछ हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए 2300 आवेदन इस वक्त आ चुके हैं, जिनकी जांच की जा रही है और जल्द ही एक नाम फाइनल कर लिया जाएगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर अयोध्या पुलिस चोरी के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से रिमांड में पूछताछ कर रही है। मंदिर में हुई चोरी को लेकर चाचा भतीजे की जोड़ी से सवाल पर सवाल हो रहे हैं। तो वहीं मंदिर में एसआईटी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है। इन सबके बीच इस मामले में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। मंदिर की छवि खराब होने और ट्रस्ट के गैर पेशेवर रखरखाव के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग की है। अखाड़े ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि राम मंदिर ट्रस्ट को सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित किया जाए और उसके वित्तीय लेन देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। इस याचिका में कहा गया है कि वर्तमान ट्रस्ट के गठन और उसके कामकाज में पारदर्शिता की कमी है। निर्मोही अखाड़े का आरोप है कि मंदिर निर्माण और उससे जुड़े आर्थिक मामलों की स्वतंत्र जांच जरूरी है, इसलिए ट्रस्ट के आय व्यय और फंड के इस्तेमाल का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए।
इसके साथ ही अखाड़े ने ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग करते हुए कहा है कि इसमें सभी संबंधित पक्षों और पारंपरिक धार्मिक संस्थाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि मंदिर का प्रबंधन अधिक पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से हो सके। अब इस मामले में एससी के सामने सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। हालांकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसकी अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। इसी दिन एसआईटी भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस देकर जवाब मांगा था। इधर चढ़ावा चोरी के आरोप में जेल में बंद सभी 8 आरोपियों पर पुलिस का एक्शन जारी है। बारी बारी से आरोपियों को रिमांड पर लेकर अयोध्या पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी रामशंकर यादव उर्फ टीनू यादव और मनीष यादव शनिवार से 39 घंटे की पुलिस रिमांड पर है। कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार सुबह पुलिस ने दोनों को जेल में अपनी कस्टडी में लिया और इससे दिन भर पूछताछ की। आज भी इन दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी रहेगी। पुलिस चाचा भतीजे की इस जोड़ी से चढ़ावा चोरी से जुड़े अहम सबूत और सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। साथ ही बाकी आरोपियों के बयान और उनसे मिले सबूतों का भी मिलान कर रही है। राम मंदिर दानपात्र चोरी के आरोप के मामले में टिन्नू यादव और उनके भतीजे मनीष यादव की कस्टडी रिमांड हो चुकी है। मेडिकल चेकअप कराने के बाद अब उन दोनों से एसओजी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है कि टिन्नू यादव और मनीष यादव से बकायदा आज पूछताछ की जा रही है। क्या निकल कर सामने आया, लेकिन ये देखने की बात होगी। टिन्नू यादव का रसूख कितना था कि वो चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था और राम मंदिर में सेवादारी करता था। टिन्नू यादव के फोन से ही तमाम कार्य संचालित हो रहे थे। टिन्नू यादव के साथ जो उनका भतीजा मनीष यादव है, वो लगातार टिन्नू यादव के साथ में भागीदारी में रहता था, उससे भी पूछताछ चल रही है। एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक्शन जारी है, तो वही मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ की तलाश की प्रक्रिया तेज कर दी है। सीईओ पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई तय की गई थी। इस पद के लिए अब तक करीब 2300 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। हालांकि अंतिम आंकड़े अभी सामने नहीं आए। अब इन आवेदनों की जांच और पात्र कैंडिडेट को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीईओ की तलाश के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति ने आवेदनों की स्क्रूटनी के लिए सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को लगाया है। सभी एप्लीकेशन की जांच और अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार करने के बाद चयन समिति अंतिम चरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। 6 जुलाई को हुई मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में सीईओ की तलाश के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावरे को जिम्मेदारी दी गई थी। ये समिति 3 नाम की लिस्ट ट्रस्ट को सौंपेगी, जिनमें से एक उम्मीदवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया सीईओ नियुक्त किया जाएगा। ट्रस्ट का मानना है कि इस नियुक्ति से मंदिर परिसर के विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और भविष्य की परियोजनाओं के संचालन को नई दिशा मिलेगी। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई सीबीआई की तरफ से की गई है। लातूर के आरसीसी कोचिंग सेंटर पर सीबीआई ने रेड की। आरसीसी कोचिंग सेंटर पेपर लीक के आरोपी प्रोफेसर शिवराज माटेगांवकर से लेन देन के मामले के दायरे में उन्हें शामिल किया गया है। नीट री एग्जामिनेशन का रिजल्ट घोषित होने के कुछ ही वक्त बाद पुणे से सीबीआई के 8 अधिकारियों की टीम लातूर के आरसीसी कोचिंग सेंटर पहुंची। यहां करीब 3 घंटे तक दस्तावेजों को बारीकी से जांचा गया और वहां जुड़े लोगों से पूछताछ की गई। आरसीसी कोचिंग सेंटर के छात्रों ने री नीट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। संस्थान के मुताबिक 2200 छात्रों ने परीक्षा दी, जिनमें से 36 छात्रों ने 600 से ज्यादा अंक हासिल किए, जबकि 530 से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों की संख्या लगभग 550 बताई जा रही है। गुजरात एटीएस ने आतंकियों के मॉड्यूल के बारे में बड़ा खुलासा किया है। पकड़े गए 8 आरोपियों में से 2 ने जम्मू कश्मीर जाकर AK-47 चलाने की ट्रेनिंग ली थी। इन आरोपियों ने खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाने की भी तालीम हासिल की थी। इनके पास से आतंकी लिटरेचर और गाइड्स मिली हैं, जिसमें आतंकवाद के 40 तौर तरीके बताए गए हैं। आरोपियों ने उनमें बम बनाने और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाने के 2 तरीके सीखे। यही नहीं, इन आतंकियों ने सुनसान और एकांत जगहों पर 8 अलग अलग स्थानों पर बम ब्लास्ट का टेस्ट भी किया। महसाणा के खड़ियासन मदरसा में आरोपियों की संदिग्ध गतिविधियां सामने आई। फर्स्ट फेज में लगभग 8 लड़के अरेस्ट किए, जिसमें कि अहमद और इब्राहिम नाम से जो थे, जो आपस में मामा भांजा भी होते हैं, इन लोगों के फॉरेन के डायरेक्ट कांटेक्ट मिले। इन लोगों के कश्मीर के कुछ लोगों से कांटेक्ट मिल गए थे। इन लोगों को स्पेसिफिक टास्किंग की जा रही थी कि ये लोग जाकर के गाड़ी ले ली जाएगी, ये लोगों को अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में घर लेना था।
इन लोगों को अरेस्ट किया गया। इन सब लोगों से जैसे मोहम्मद का लिटरेचर मिला, इन लोगों की जो एलिजेंस थी उसको प्रूव करते हुए कुछ एविडेंसेस मिले। इनका बहुत डिटेल इंट्रोगेशन किया गया, लगभग 14 दिन का हमें इनका रिमांड मिला था। तो इसी दरमियान इन 8 आरोपी में से एक आरोपी था आमीन शेरा, उसके इंट्रोगेशन में ये जानकारी मिली कि एक दूसरा ग्रुप भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच 8वें दिन भीषण जंग जारी है। शनिवार को ईरान ने जॉर्डन पर जोरदार हमला किया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। ये हमला मुवफ्फक सॉल्टी एयरबेस पर किया गया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से एयरबेस पर अटैक किया। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक मिसाइल ने सैनिकों के सोने की जगह को अपना निशाना बनाया, जो बेस का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। इस हमले में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। जिस वक्त ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में ही रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल बच निकली और उसने सॉल्टी एयरबेस पर कंटेनर से बने घरों को वहां पर धमाका किया, क्योंकि वहां पर वो टकरा गई और इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। कई अन्य घायल हैं। एक सैनिक अभी भी लापता है। 4 को इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इस हमले का एक और वीडियो सामने आया है जो बेहद चौंकाने वाला है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जॉर्डन के मुवफ्फक सॉल्टी एयरबेस से टकराती हुई ये साफ तौर पर दिख रही है। उसके बाद धमाका होता है और फाइटर जेट्स तैनात इस बेस पर किए जाते हैं। अब इस हमले के बाद अमेरिका ने भी ईरान पर हमले तेज कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को आदेश दिया है कि ईरान को इस हमले का करारा जवाब दिया जाए। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी फौज ने साउथ ईरान पर हमले बढ़ा दिए। अमेरिका और ईरान के बीच 8वें दिन भीषण जंग जारी है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के रणनीतिक, सैन्य और नागरिक ठिकानों पर लगातार हमला कर रहे हैं। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के बंदर खमीर के बुनियादी ढांचे को अपना निशाना बनाया, तो वहीं ईरान ने कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलों से हमला किया। शनिवार को ईरान की सेना ने एक वीडियो जारी किया। ये हमला ईरान ने अमेरिकी विमानों के ईरानी इलाके में घुसने के जवाब में किया। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, अगर हमले जारी रहे तो ऐसा बदला लेंगे कि अमेरिका भूल नहीं पाएगा। ईरान, बहरीन और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री बेसिस पर क्लस्टर मिसाइलों से ईरान ने हमला किया। ईरान के हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। क्लस्टर बम से अमेरिकी बेसिस पर देखिए किस तरह से भारी तबाही मचाई। ये हमला इतना भीषण था कि जवानों को भागने तक का मौका नहीं मिला। जॉर्डन के साथ ही ईरान ने कुवैत पर भी जोरदार हमला किया। ईरान ने कुवैत की साद अल अब्दुल्ला एकेडमी फॉर सिक्योरिटी साइंसेस को निशाना बनाया। इसके साथ ही एक पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट पर हमला हुआ जिससे आग लग गई। कुवैत में 2 दिन में ये दूसरा ऐसा हमला है। मिसाइल के खतरे के कारण कुवैत ने शनिवार सुबह कुछ समय के लिए अपना हवाई क्षेत्र तक बंद कर दिया, जबकि कुवैत एयरवेज ने कहा कि वो राजधानी से आने जाने वाली अधिकांश उड़ानों का समय बदल रहा है। ईरान ने इराक के इरबिल पर भी हमला किया। ईरान का एक ड्रोन इरबिल के एक कब्रिस्तान में जा गिरा। हमले का एक वीडियो सामने आया है। इसमें कुर्द राजधानी के कसनजान कब्रिस्तान में ड्रोन टकरा रहा है। इरबिल एयरबेस पर अमेरिकी सेना की तैनाती है। इस बीच इराक की तरफ से दावा किया गया कि इरबिल शहर के ऊपर हमलावर ड्रोन मार गिराया गया। ईरान के हमले का जवाब अमेरिकी फौज दे रही है, रिटेलिएट कर रही है। इरबिल के ऊपर सी-रैम डिफेंस सिस्टम ईरान के हमले को इस वक्त रोक रहा है। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, अगर हमले इसी तरह से जारी रहे तो तेहरान और उसके सहयोगी मिलकर ऐसा अमेरिका को सबक सिखाएंगे जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। मुज्तबा खामेनेई का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को पूरी तरह खत्म कर देने की धमकी के बाद आया है। همزمان با این حماسه نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच हुए समझौते को लेकर अमेरिका द्वारा बार बार वादे तोड़ने से एक बार फिर सबको पता चल गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कितने बेकार और अविश्वसनीय हैं। और ये आक्रामकता, दबदबा और क्रूरता अमेरिकी चरित्र का अभिन्न है। आज अमेरिका ने एक बार फिर अपनी असली और बेनकाब चेहरा दिखा दिया है। अपराध और बेवफाई का ये काला अनुभव अमेरिका की धोखेबाजी, अविश्वसनीयता और दुष्टता का एक और अकाट्य सबूत है। अब जब अमेरिकी दुश्मन संघर्ष को और बढ़ाने और भारी कीमत चुकाने और बड़ी बदनामी झेलने की कोशिश कर रहा है,
तो उसे पता होना चाहिए कि प्रिय ईरानी राष्ट्र और रेसिस्टेंट फ्रंट के पास उसके लिए कभी न भूलने वाले सबक हैं। अब देखिए, ईरान के हमलों का जवाब अमेरिकी सेना भी जोरदार तरीके से दे रही है। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि वो सैन्य लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन के नीचे बने हथियारों के गोदामों और समुद्री क्षमताओं को निशाना लगातार बना रही है। इस इलाके में कई दिनों से हमले भी लगातार हो रहे हैं। अब पूरी जंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की लड़ाई तेज होने के साथ ही अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए हैं। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जिक्र है। चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी इस चिट्ठी में मेंशन की गई है। स्वतंत्र और व्यापक जांच की मांग इस खत में लिखी गई है। जो चढ़ावा चोरी हुआ उसकी स्वतंत्र और व्यापक जांच हो। जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का भी जिक्र इस चिट्ठी में है।